हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की। इसका पाठ 8 पाठ 7 तक हमने पढ़ लिया था और पाठ 7 में हमने क्या क्या देखा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पाठ 8 को शुरू करने से पहले। तो पाठ 7 में हमने देखा अलैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में हमने देखा, जननांग और निषेचन के बारे में, जरायुज और अंडायुज के बारे में हमने देखा, बाह्य निषेचन, भ्रूण का परिवर्धन, इन सब के बारे में हमने देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा पाठ है किशोरावस्था। पाठ का नाम है किशोरावस्था। चलिए एक बार ये देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या देखेंगे। उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण, स्वास्थ्य पोषण योजना, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण, कुप्रभाव तथा नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, इन सब के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने पिछली अध्याय में जीवों में जनन के बारे में पढ़ा है। पिछले पाठ में हमने जीवों में जनन के बारे में, जंतुओं में जनन के बारे में हमने देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। यह क्षमता शरीर में कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, जो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। इस इकाई में हम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट, किशोरावस्था क्या है इसके बारे में देखते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक चलती है। ठीक है, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग हो सकती है। किशोर तथा किशोरियों में किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि की दर भिन्न होती है। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। ठीक है, तो लंबाई को प्रभावित करने वाले 2 कारक भी हैं, आनुवंशिक और संतुलित आहार। ठीक है, अगला पॉइंट है शारीरिक बनावट में परिवर्तन। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों के कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा स्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। तो ये होते हैं शारीरिक परिवर्तन। आगे है स्वर में बदलाव। अगला पॉइंट है स्वर में बदलाव। आपने अनुभव किया होगा कि किशोरों की आवाज़ भारी तथा किशोरियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिकन्स विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि एडम्स एप्पल कहा जाता है। यहाँ देखिए दर्शाया गया है चित्र में। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व यानी पिच वाला होता है, जबकि लड़कियों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। तो लड़कियों का स्वर चूँकि उच्च तारत्व वाला होता है, इसीलिए लड़कियों की आवाज़ जो है पतली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता। किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियाँ, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। ठीक है, आगे है जननांगों की परिपक्वता। अगला पॉइंट है किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। आगे है अगला पॉइंट मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास।
किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। वे तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लगते हैं। वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। और तीसरा नंबर है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ये सभी जो है प्राथमिक लक्षण थे। पहले हमने देखा किशोरावस्था है क्या, फिर दूसरे पॉइंट में हमने देखा किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव कौन कौन से आते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जन्मांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पुरुष और स्त्री के अंतर को जो है अधिक स्पष्ट कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी, मूंछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास आदि। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है और अपना कार्य करता है। यहाँ देखिए मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है दर्शाया गया है। ये है पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर होती है, और दूसरा है थायराइड ग्रंथि, और ये है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, और यहाँ है अग्नाशय, इससे भी हार्मोन स्रावित होता है, और ये स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति है, और ये है वृषण। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ और भी जाने, देखते हैं इसमें क्या है। श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ठीक है, आगे है किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूंछ तथा दाढ़ी निकलने लगती है। इसी हार्मोन के फलस्वरूप निकलती है। ठीक है, मूंछ और दाढ़ी, टेस्टोस्टेरॉन। अगला है, इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव शुरू होता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है स्त्री हार्मोन है और टेस्टोस्टेरॉन पुरुष हार्मोन है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जब किशोरों में वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 11-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 40-50 वर्ष की आयु तक होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों के अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सके। ठीक है, आगे है मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है। इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं सहित टूटना शामिल है। यह चक्र स्त्रियों में 11-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 40-50 वर्ष की आयु तक चलता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है। इसे रजोदर्शन कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते यह चक्र प्रायः रुक जाता है। इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति।
प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है परंतु धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। आगे है जनन स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम तथा व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। किशोरावस्था में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से जीवाणु एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी बनी रहने की स्थिति से चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। आगे है कुछ और भी जानें। क्या है देखते हैं। हमारे देश में विवाह के लिए आयु निर्धारित है। किशोरियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष कानून बनाकर निर्धारित कर दी गई है। इसका पालन न करना कानूनन जुर्म है तथा सजा का प्रावधान है क्योंकि 18 वर्ष से पहले लड़कियां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती और लड़के भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। अगला पॉइंट है लिंग निर्धारण। रितु की दादी आजकल चिंतित हैं कि बहू को दूसरी बार भी कहीं लड़की ना हो जाए। आइए हम जानने का प्रयास करें कि गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश युग्मनज के धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनसे भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र हैं जो X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित करता है तो युग्मनज XY प्रकृति की होती है और नवजात शिशु लड़का होता है। ठीक है, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होती है और नवजात शिशु लड़की होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुत्र के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी Y गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही पाए जाते हैं। इसलिए पुत्र पैदा न होने पर स्त्रियों को दोष ठहराना अवैज्ञानिक है। समाज में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत तथा निराधार है। अतः इस संबंध में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। अगला पॉइंट है कुछ और भी जाने देखते हैं। क्या है इसमें। समाज में शिशु लिंगानुपात की असमानता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाई जा रही है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? लिंगानुपात को दूर करना। ठीक है, लिंगानुपात की जो असमानता आई है, लड़कों की अधिकता हो गई है, लड़कियां कम हो गई हैं, तो इस असमानता को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है चलाई गई है भारत सरकार द्वारा। आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में पोषण का महत्व। क्या है महत्व देखते हैं। किशोरावस्था के दौरान किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता रहता है और वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें भूख अधिक लगती है, अतः किशोरावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। लगातार होने वाली वृद्धि तथा सक्रियता के कारण किशोर तथा किशोरियों को भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा आदि लौह युक्त प्रचुर खाद्य जैसे हरी सब्जियां, गुड़ तथा फलों को अधिकता में शामिल करना चाहिए। ताज़ी हवा में टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है। योगासन तथा ध्यान भी मानसिक शक्ति तथा शांति के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। इस अवस्था में पहला नंबर है इसमें, इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ स्लिम तथा आकर्षक दिखने के उद्देश्य से शरीर की आवश्यकता से कम भोजन लेने लगते हैं। फलस्वरूप वे कई बीमारियों का कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं। और दूसरा है किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। कई बार किशोर किशोरी उस अनुपात में भोजन नहीं लेते हैं और जो कुपोषण का कारण बनते हैं। बेफिक्री, लापरवाही तथा बंधनों को तोड़ने की मानसिक उत्तेजनावश किशोर किशोरियाँ घर के बने ताजे भोजन के स्थान पर पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य तथा जंक फूड को प्राथमिकता देने लगते हैं। इन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण भी ये कुपोषण का कारण बनते हैं। तो ये हैं किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। आगे है स्वास्थ्य पोषण योजनाएँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में दिया गया है। स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहली है
ICDS समेकित बाल विकास योजनाएं, ये जो है कार्य कौन सा करती हैं, यहाँ आप पूरा देख सकते हैं। वृद्धि, निगरानी, अनुपूरक आहार, ये सब करती हैं। और स्वास्थ्य विभाग जो है टीकाकरण चलाता है, स्वास्थ्य परीक्षण, इसके अतिरिक्त ये सब दिया गया है एक तालिका के माध्यम से, आप इसे देख सकते हैं। MDM का भी जो है यहाँ पे दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिया जाता है ये विद्यालयों में मिड डे मील। आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में दिया गया है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां तनाव युक्त, भ्रमित तथा असुरक्षित महसूस करते हैं। इन तनाव से उबरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं। परंतु इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये जीवन के लिए घातक भी हो सकते हैं। इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनका सेवन व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदन शून्य कर देता है। धूम्रपान करने से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। अगला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिया गया है यहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति आपको मादक पदार्थ के सेवन के लिए प्रेरित करता है या उससे कहीं पहुँचाने के लिए कहता है, तो इसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापक या अध्यापक और अभिभावक को अवश्य दें, जिससे उसे कानून के हवाले किया जा सके। इस प्रकार आप अपने को, अपने मित्रों को इसके कुप्रभाव से बचा सकेंगे। आगे है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, आगे है, अतः किशोरावस्था में इन अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए किशोरों को सजग, सतर्क तथा जागरूक रहना चाहिए। किसी भी संवेगात्मक समस्याओं के समाधान के लिए माता पिता, शिक्षक या डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही परिवार में माता पिता तथा विद्यालय के शिक्षकों को इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए प्यार से उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे है, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव के बारे में बताया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी, जो निरंतर बढ़ रही है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इस देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों की रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति भोजन, भूमि, पानी, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके साथ ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। पहला है प्रति व्यक्ति आय में कमी यानी निर्धनता। दूसरा है खाद्य सामग्री की कमी, महंगाई, आवास सुविधाओं में कमी और पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण की समस्या होती है। स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी, रोजगार में कमी, अपराध में वृद्धि आदि, ये सब होता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। आगे है, निस्संदेह जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसके नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ठीक है, आगे चलते हैं। जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय है, जिसके द्वारा परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखा जाता है। परिवार में सीमित बच्चे होने पर सभी को भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जन नियंत्रण के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आकाशवाणी, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन पर विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही दीवारों पर पोस्टर, बैनर लगाकर तथा जन संपर्क द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा शिविर लगाकर लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे है परिवार कल्याण कार्यक्रम। देखते हैं क्या कौन कौन से हैं। परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया है। ठीक है, परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है? परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है।
परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में 2 बच्चों की संकल्पना दी गई है, जिसके अंतर्गत हम 2 हमारे 2 का नारा प्रचलित किया गया है। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना भी आवश्यक है। बेटे हों या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की हैं। पहला है मिशन इंद्रधनुष। इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। यह है मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखना है। ये है मिशन इंद्रधनुष, ये कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य। आगे है जननी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और तीसरा है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए फ़ोन पर 108 प्रादेशिक सेवा तथा नेशनल 102 डायल करना होता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के बारे में है। और हमने सीखा, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार देखते हैं। मनुष्य में 11 से 12 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं श्वेत व तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तनों में संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। किशोरावस्था के प्रमुख द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में लड़कों के दाढ़ी मूछ निकलना व वृषण में शुक्राणु निर्माण तथा लड़कियों में स्तन का विकास व अंडाशय में अंडाणु निर्माण प्रमुख है। आगे है मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरॉन को पुरुष हार्मोन तथा अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और आगे है किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके बाद है 11-12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में माहवारी का प्रारंभ होना रजोदर्शन कहलाता है। और जो है जबकि 40-50 वर्ष की आयु में माहवारी का रुक जाना रजो निवृत्ति। और मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। XX बालिका, XY बालक हो। ठीक है, परिवार, इसके बारे में हमने विस्तार से अभी पीछे देखा है। और आगे है परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस सेवा। तो ये था जो है पाठ 8, जिसमें हमने जाना किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में और इनमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, शरीर में क्या बदलाव होते हैं, मानसिक परिवर्तनों के बारे में हमने देखा। धूम्रपान और मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में देखा। जनसंख्या वृद्धि के कारण उनसे प्रभावों के बारे में हमने देखा। और आगे हम लेकर आएंगे पाठ 9, जिसमें होगा दिव्यांगता के बारे में। दिव्यांगता के कारण, उनके लक्षण एवं प्रकार, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं दिव्यांगों के लिए, ये सब हम लेकर आएंगे अगले पाठ में। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।